स्वागत है आप सभी का 10 कदम रात पेट में। और इस कार्यक्रम में आशीष मेरे साथ मौजूद होंगे, कुछ ही देर में आ रहे हैं, माइकअप हो रहे हैं अभी। और क्रम मेहमानों का राजेश सतपुते जी, सचिन जी हमारे साथ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी होंगे। रचना वैद्य, रुचि जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं और मूव स्ट्रॉन्ग है बाजार में। लेकिन क्योंकि अब आशीष जुड़े हैं तो उनको एक दो लाइनें सुनाता हूँ। आशीष और मैं जब भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो दो लाइनें ज़रूर होती हैं, कह दोगे आशीष? भाई साहब इंतजार रहता है, लेकिन ये दो लाइनें फिर से कैसे आ गई? सुबह वाली हैं कि नई वाली हैं? हाँ सुनिए। हाँ हाँ नहीं सुनिए ना, ये आपके आगमन पे है ये। ओके ओके। कि 20 डेमा की क्या अहमियत है, कि 20 डेमा की क्या अहमियत है, मैं आपको ये सुबह से बार बार बता रहा हूँ कि 1 घंटे का ब्रेक लेके तुम आ गए, अब मैं जा रहा हूँ। जाऊँ क्या? एक तो मैं आया तुम्हारी मदद करने और तुम अकेले अकेले निकल लिए। चलिए भाई, खुराक लेके आ चुके हैं। खैर एनीवे एंजॉय करेंगे अगले आधे आइडिया आधे घंटे को एंजॉय करें, बढ़िया कमाई हो जाए। इतना बढ़िया पैनल आपने दिखा दिया है जो सबके सब जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में मार्केट बिग वॉइसेस में ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के मेहर वोरा साहब भी होंगे। और आज ध्यान रखिए, हम दो लिस्टिंग्स की तैयारी कर रहे हैं जिनका प्री ओपन बढ़िया सेटल हो चुका है। दोनों अच्छे रिस्पॉन्स वाले आईपीओस थे, तो वो लाइव विजुअल्स इस समय स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो चलेंगे अपन वहां पे भी। क्विकली एक काम करा जाए, थोड़ा सा मार्केट दिखा देता हूं, उसके बाद ये लिस्टिंग पे चलेंगे और उसके बाद वीरू से निफ्टी बैंक की चर्चा कर लेंगे। ये जो बात सही है, सुबह से अपन 20 डेमा की बात कर रहे हैं और वहीं पर आकर आज मामला अटका हुआ है। उसकी अहमियत सुबह की कमेंट्री में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड थी और उसके बाद कॉल्स वगैरह के सिलसिले की फिर से शुरुआत करेंगे चैनल पे। लाइए भाई, दोनों लिस्टिंग्स एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन पर डॉक्टर साहब। कुछ ही सेकंड्स में होने वाली तैयारी है। हाँ 15 सेकंड, ठीक है। और दोनों लिस्टिंग जो है उसमें एक आधार हाउसिंग फाइनेंस है जो बड़ा इशू था, 3000 करोड़ रुपए जुटाने आए थे, 25 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। और उसके सामने लाइए क्लीन दिखाइए, दोनों विजुअल्स दिखाइए प्लीज। 2, 1 कांग्रेचुलेशंस। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे, आधार 25 गुना सब्सक्राइब हुआ। इशू प्राइस था इसका 310 रुपए पे, इशू प्राइस से 5 रुपए ठंडा होके कामकाज करता हुआ। मैं आऊंगा इस पे, इसकी चर्चा करूंगा। दूसरा आईपीओ टीबीओ टेक था जिसको गजब का रिस्पांस मिला था। यह आईपीओ 87 टाइम्स बढ़ा था और उस गजब का रिस्पांस, उसका ब्रेकअप आगे बताऊंगा। 490-500 रुपए इशू प्राइस से प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ, बढ़िया 50-55% का अपसाइड। और अब धीरे धीरे करके वो हमारा आधार हाउसिंग फाइनेंस भी हरे निशान की तरफ लौटता हुआ, 5 रुपए का डिप आया था इशू प्राइस से और अब इन ग्रीन। अब धीरे धीरे मोमेंटम वहां पे भी पिकअप होता हुआ। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस अच्छी कंपनी, टेबल पे कुछ छोड़ा था। अगर मैं प्राइस टू बुक फ्रेश मनी रेस के बाद देख लेता तो टेबल पे कुछ छोड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था प्राइस टू बुक के लिहाज से अपने पियर्स के सामने। पियर्स कौन? मेरे ख्याल से कोई आवास था, कोई एप्टस था, इंडिया शेल्टर था, होम फाइनेंस था, इन सब के कंपैरिजन में। पर ध्यान रखिए, इन सब के स्टॉक्स भी फीके ही चल रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो लिस्टिंग के बाद कितना दम कम वो आज पता चलेगा। 2.5% अब धीरे धीरे मूव दिखाता हुआ। जो टीबीओ टेक था, ये इंटरेस्टिंग प्ले था। ये बिजनेस टू बिजनेस B2B ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। हमने एक ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, क्या नाम था उसका, रेट गेन, उसका लिस्टिंग देखी थी। उसके कंपैरिजन में टेबल पे बहुत कुछ छोड़ा हुआ था, इसीलिए आपने देखा इस तरह का सॉलिड रिस्पांस इसने गार्नर करा। और ट्रैवल टूरिज्म को लेकर तो आजकल चर्चे हर तरफ आई हैं। खैर, सबके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे इन लिस्टिंग के बाद। जिन्होंने पैसा लगाया था वो क्या करें, जिन्होंने बिड करा था नहीं मिला वो क्या करें। इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए SMIFS के शरद अवस्थी साहब जुड़ते हुए। शरद जी जुड़ गए क्या आप? हाँ जी, जुड़ गया। गुड मॉर्निंग शरद जी। शरद जी, पहले एक काम करें, जो थोड़ा सा मायूस कर गया था उससे शुरू करते हैं। ये एप्टस हाउसिंग, क्या लग रहा है, आप लोगों ने क्या रेको दी थी अपने क्लाइंट्स को? और आधार हाउसिंग, सॉरी एप्टस कहां से याद आ रहा है, आधार हाउसिंग फाइनेंस, क्या करना चाहिए? जिन्होंने पैसा लगाया था बड़ा सबड्यूट सा लिस्ट हो गया ये तो। देखिए, हमारा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही रहना चाहिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हमारे हिसाब से जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आने चाहिए लॉन्ग टर्म में, जिस तरीके से वो जिस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं।
जनरली हाउसिंग फाइनेंस जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है वहाँ 13-14% की ग्रोथ इंडस्ट्री लेवल पे आनी चाहिए। नए फंड्स के साथ ऑब्वियसली इनके पास भी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुल के आ जाता है। तो 110 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू डाइल्यूटेड इक्विटी पे आ रही थी। अभी समझ लीजिए अगले 2 साल में हम ये उम्मीद करें कि ग्रोथ रेट्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पूरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बेटर ग्रोथ रेट्स रहे हैं। तो अगले 2 साल में हम ये उम्मीद करें कि कंपनी आसानी से 25-30 रुपए बुक वैल्यू में ऐड करेगी। तो 140-35 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू 3-3.5 का प्राइस टू बुक मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे ये नंबर्स आते हैं मुझे लगता है एनपीए भी कंट्रोल में रहे हैं, तो 475-500 रुपए तक के लक्ष्य इसमें आ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। होल्ड करें ये ठीक है। आज की लिस्टिंग विस्टिंग सबड्यूट सी उठापटक चल रही है, स्टॉक में लाल हरे के बीच में झूल रहा है, पर अच्छी कंपनी और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड अवस्थी साहब द्वारा कि आप होल्ड करिए, अच्छे एग्रेसिव टारगेट्स इसमें बनते हैं। टीबीओ टेक अच्छा था, टेबल पे छोड़ा था रेट गेन के सामने, लेकिन अब लिस्टिंग ही हो गई तगड़ी, उसके बाद से अब पस्त पड़ रहा है। कहां मुनाफा बांधना है अवस्थी साहब? मेरे हिसाब से ये जो भाव है लगभग फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड है, जिस भाव पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स 1400 के आसपास आते हैं। मेरे को लगता है कंपनी ग्रोथ रेट्स वगैरह काफ़ी डिसेंट रहेंगे कंपनी के, तो 35-40% जैसी ग्रोथ रेट होना कोई मुश्किल नहीं होगा कंपनी के लिए। और जिस तरीके से आउटबाउंड ट्रैवल वगैरह का है तो प्रॉक्सी है होटल्स बिजनेस को भी, तो वहाँ से काफ़ी डिसेंट अपसाइड इसमें है। बट अब जैसे मेरी जो रेंज आ रही थी वो 1200 से 1400 रुपए के आसपास थी। अगर 35 के आसपास की अर्निंग आती है और 40 का मल्टीपल आता है तो मुझे लगता है आपको अगर 1300-1400 ये लेवल में आपको धीरे धीरे करके एग्जिट करना चाहिए। यहाँ से अब बहुत ज़्यादा अपसाइड शायद निकालना मुश्किल होगा। बेटर होगा इसके बाद कि आप एक आधी क्वार्टर्स देखें कैसे बिहेव करता है, उसके बाद वापस पोजीशन के रिव्यू करें। बहुत सही। बट 1300-1400 रुपए में लगभग लगता है फुल्ली वैल्यूड है। बिल्कुल ठीक, जिन लेवल्स पे खड़ा हुआ है फुल्ली वैल्यूड अब नजर आता है। इसलिए जब बहुत ज्यादा प्रीमियम पे लिस्ट हो गया तो थोड़ा सा पस पड़ा वहां से, लेकिन यहां पे चाहे तो एक बार मुनाफा बांध लें। जो डिसअपॉइंटेड है आधार हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग को लेकर, उसमें अभी भी दमखम नजर आता है। अभी पैनिक ना करें, इवेंचुअली अच्छे लक्ष्य आगे देखने को मिलेंगे। अवस्थी साहब थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुली दोनों लिस्टिंग के बारे में समझाने के लिए हम सबको। लाइए जरा निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइए। थर्ड सेशन हो गया बढ़िया, वो पुल बैक जो मंडे को इंटरडे लोज से मिला था एंजॉय करते हुए। पर आज जाते जाते क्या हुआ, आज के हाई जरा निफ्टी रखेगा इंटरडे ऑलमोस्ट 22,300 के वो जोन्स, और सुबह चर्चा हुई थी 20 डेमा की अहमियत की। मेरे ख्याल से वो था वीरू 22,305 के आसपास, प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स के आसपास आके मामला गड़बड़ाया, और वो जो मेरे ख्याल से 80 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी था, सारे गेन्स गए, प्रॉफिट बुकिंग गेन्स वाइप आउट होते हुए। क्या लग रहा है स्क्रीन्स को देखकर? देखिए आशीष, मैंने 9/13 पे भी यही बोला था कि 277.30 ये क्लस्टर है, प्रॉफिट्स को बुक कर दीजिएगा अगर आपने स्विंग खेला है तो। और फेलियर, और अगर ये क्रैक होता है इस ट्रेजेक्टरी में जाने के बाद, तो एक शॉर्ट का मौका भी मिलेगा। और देखिए वहाँ से लगभग 100 पॉइंट स्विंग भी हो चुका है। आशीष एक लेवल का ध्यान रखिएगा अगर ये सिंक हुआ है तो, और वो है 22,197, जो कि कल हमारा 3:03 का स्विंग लो है। ये शायद यहाँ तक रिट्रेस हो जाए, रिट्रेस होकर शायद यहाँ से संभल भी जाए 22,200। अगर ये 197 भी बाइसेक्ट कर गया, मतलब काट गया नीचे की तरफ, मतलब तरीके से बोलना चाहिए मुझे, वायलेट कर गया, तो ये और सिंक होगा आशीष। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि अ रिजेक्शन ऑफ 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अ क्लासिकल 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल ऑलवेज हमेशा एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी देता है। तो अगर आप इस वक्त मेरे बात करते करते उस कॉन्सेप्ट पे अगर आपने ध्यान दिया होता तो 100 पॉइंट ग्रिप में भी होते। तो बेटर ट्रेड आशीष 20 डेमा का रिवर्सल रहा आज, और जिसने प्रॉफिट 277 पे बाइसेक्ट मतलब काट लिया वो भी अच्छा रहा। बट मेरे ख्याल से आशीष 297 सिंक हुआ ना, तो ये और सिंक होगा टुवर्ड्स 22,160 और माइट बी 22,106, जिस बेस वन की हमने सुबह बात की थी आशीष। जैसी बातचीत जो वर्ड ऑफ कॉशन था वैसे ही प्ले आउट होती हुई ये स्क्रीन। मुनाफा भी सही समय बंधा, और शायद जो मुनाफा वसूली का दबाव दिख रहा है अब, उसको भी आपने शायद ब्यूटीफुली भुना लिया होगा अगर वो कमेंट्री वर्ड टू वर्ड सुनी होती।
ये रहा निफ्टी बैंक की चर्चा। अब लाइए जरा 10 के दमदार ट्रेड्स की कुछ धमाकेदार पिक्स की चर्चा। चारों के चारों पैनलिस्ट स्क्रीन पर हैं। हाय इंटरेस्टिंग। रचना, रुचित, सतपुते, सचिन, सबके सब रेडी। रचना जी आपके पास आ रहा हूं भाई। क्या है प्रेफर्ड आइडियाज इस समय? कहां कमाई के मौके नजर आ रहे हैं आप लोग को? जी फिलहाल कमाई के मौके, गुड मॉर्निंग। फिलहाल कमाई के मौके डाउन साइड पे नजर आ रहा है मुझे, एंड मार्केट भी उस हिसाब से टूट रहा है थोड़ा। तो बजाज फिनसर्व को शॉर्ट करेंगे हम, और जेएसडब्ल्यू स्टील को शॉर्ट करेंगे हम। तो बजाज फिनसर्व की अगर पहले बात करी जाए तो यहाँ पे 1580 का भाव है। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर में काफी वीकनेस है डेली चार्ट वगैरह पे। यहाँ से डाउन साइड पे ये 1570, 60 एंड 50 की तरफ जा सकता है। सिर्फ 10 रुपए के एसएल के साथ अगर इसको शॉर्ट करा जाए तो डाउन साइड पे 20 से 30 रुपए का टारगेट बन सकता है फ्यूचर्स पे। तो एक बजाज फिनसर्व को हम शॉर्ट करेंगे, और दूसरा हम बजाज फिनसर्व में बाय द वे 1580 का पी भी ले सकते हो। एनी विच वेज जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर बात करें तो आज की मार्केट ऐसी है जहां कल का हीरो आज का जीरो हो जाता है। कल मेटल्स अच्छा कर रहे थे, आज वीकनेस है। जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स को अगर शॉर्ट करते हैं 871 72 के आसपास है यहाँ पे, और अगर 878 का एसएल लगाया जाए तो डाउन साइड पे 863 का पहला टारगेट और 856 का दूसरा टारगेट बनाया जा सकता है। ठीक है, आइडियाज रचना जी की तरफ से दोनों, बजाज फिनसर्व और जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स बेच के चलिए। रुचित, 5 पैसा में इस समय के टॉप ट्रेड्स क्या हैं आप लोग के? जी वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल नो एग्जैक्टली जैसे आप डिस्कस कर रहे थे कि 22,300 का हर्डल था, तो वहां से ये पुल बैक मूव अभी इंट्राडे में आ रहा है, लेकिन 21,800 इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे जहां पर है। सो वहां से हमें लग रहा है कि ये जो पुल बैक मूव अभी आ रहा है ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट रहेगा, और इस पुल बैक मूव में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए रादर देन शॉर्ट करने से अच्छा है। सो हम 22,800 से 21,800 ऑलरेडी 1000 पॉइंट करेक्ट हो चुके हैं। सो हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ से सिग्निफिकेंट करेक्शन आएगा। सो ये पुल बैक मूव में बाय ट्रेड्स रहेंगे। पहला रहेगा एनटीपीसी, जहां पे रिसेंटली भी एक अच्छा कंसोलिडेशन 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास हुआ है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि डाउन साइड काफी लिमिटेड है, थोड़ा बीइंग अ डिफेंसिव आई थिंक वोलेटाइल मार्केट्स में यहाँ पे रिलेटिवली सेफ्टी भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। सो एनटीपीसी में करंट लेवल्स पे 358 के आसपास खरीदारी करे, 352 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 371 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और आईटी में सिलेक्टिव स्टॉक्स हमें लग रहा है कि बॉटमिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स पूरा मार्च 2023 से लेके जो हाई निफ्टी आईटी इंडेक्स ने बनाया था उसके 50% रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ से मे भी आने वाले कुछ दिनों में आईटी अगेन एक पुलबैक मूव का कैंडिडेट है, और क्योंकि ये सब सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड करे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इनमें काफी फेवरेबल है। एम्फेसिस विद इन द आईटी स्पेस यहाँ पे टेक्निकली अच्छा लग रहा है, ओवरसोल्ड जोन है, काफी पिट चुका है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट स्टॉक ने दिखाया है। तो एम्फेसिस में करंट लेवल्स पे मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा। 2220 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे, 24 अराउंड के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो आरआर पूरा हो गया, यानी रचना जी और रुचित जी। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश सतपुते जी और सचिन जी के पास। राजेश जी, आपके ट्रेड्स क्या हैं? वीरेंद्र जी देखिए, नजर है कमिंस इंडिया पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद आज फॉलो थ्रू मिल रहा है, और ये जो ब्रेकआउट था वो था 3550 का। तो 3550 का ही स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, लेकिन 3550 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप टारगेट देखें तो मुझे लगता है 3750 से 3800 ये इसका स्विंग का टारगेट बन रहा है। एक बाय रहेगा तो एक सेल रहेगा। सेल में मेरा बर्जर पेंट रहेगा। मुझे लगता है आज यहाँ पे एक फिर से वीकनेस शुरू हुई है, जिसका टारगेट कम से कम 440 का होगा। So at a level of 471, it's a sell. Stop loss होगा 488 का। ओके, सचिन जी, आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? वीरेंद्र जी, एग्जैक्टली आई थिंक 22,300 से ही यू टर्न हुआ है, तो आई थिंक वो जो रिस्पेक्ट देना चाहिए 20 डेमा को वो काफी अच्छी तरह दिया है। एंड एक सुबह हमने ब्रेकडाउन पॉइंट की बात की थी 22,210 के नीचे, तो मुझे लग रहा है ये अगर लेवल टूटा है अभी तो फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे ऊपर की गुंजाइश थोड़ी सी कम है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है कि कल का जो स्विंग लो था 22,080 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो शायद रिविजिट हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी वापस, एंड यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन रखना चाहिए। मोस्टली अगर हम डेटा देखें तो काफी सारे स्टॉक्स वापस शॉर्ट पोजीशंस पे आ रहे हैं।
तो उसमें से पहला कैंडिडेट होगा पीवीआर आइनॉक्स का, जो एक लगातार बेरिश ट्रेंड में स्टॉक रहा था। 30 मिनट चार्ट पे वापस एक बेरिश पेनेंट फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके टारगेट्स लगभग अराउंड 1250 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने में कोई हर्ज नहीं होगा, तो इस अग्रेसिव पोजीशन भी की जा सकती है। 1300 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है, सो 1305 के स्टॉप लॉस के साथ 1250 के टारगेट के लिए फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने हैं पीवीआर आइनॉक्स के फ्यूचर्स में। एंड जो सेकंड कैंडिडेट होगा वो है इंडसइंड बैंक का। मुझे लग रहा है बैंकिंग पे थोड़ा सा वापस प्रेशर आ सकता है। एक ओपन है इसने 1435 के आसपास बनाया है, एंड जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो सीक्वेंस बनी थी ऊपर आने की वो थोड़ी सी सबड्यूड थी, तो मुझे लग रहा है वापस एक बार 1385 1390 के आसपास का स्विंग बन सकता है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 1435 के स्टॉप लॉस के साथ। बाप रे, 8 पिक्स में 5 सेल हो गई भाई और 3 बाय। बिल्कुल ठीक है, वो जो 22,305 की चर्चा हुई वहीं से यू टर्न इस बाजार का, उसको क्या कहते हैं, इज्जत, भरपूर इज्जत दी बाजार ने वीरू। तो वो तो ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ। हमने लकीली निफ्टी बैंक में वैसे भी कोई ट्रेड नहीं ले रखा था, और एचडीएफसी बैंक का डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली स्क्रीन पे एविडेंट है। अगर एमएससीआई रिलेटेड कोई एंटिसिपेट कर रहा था तो कुछ भी नहीं आया, और बाकी वो सारे, अब तो सारा बैंक निफ्टी मतलब सुस्ती दिख रहा है, कमजोर है। क्या लग रहा है आज, क्योंकि निफ्टी बैंक की एक्सपायरी खड़ी है सामने वीरू, पोजीशन कैसा? देखिए, आपने वो बात सुबह सुबह बखूबी एक्सप्लेन कर दी थी रणनीति के बाद कि एचडीएफसी बैंक, देखिए आज टेस्ट था, कल वो बात शुरू में ही हो गई थी कि एचडीएफसी बैंक आज तय करेगा कि क्या करना है, और ये सिंक हुआ। मैंने सुबह इसीलिए मार्क किया था, सुबह लेके ये लेवल स्क्रीन पे वो क्लियरली मेंशन था। क्या लेवल था वो? 47,934 और 48,048, 98। ये नहीं निकलेगा तो सेल ऑन राइज कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आशीष, अगर आप आज निफ्टी बैंक का हाई देखें, निफ्टी बैंक का जरा इंट्राडे हाई लेके आइएगा। एग्जैक्टली इसका हाई आज है 47,957, 20 पॉइंट नीचे ऊपर टॉप बना के आ गया। तो सिंक हुआ है आशीष, मेरे ख्याल से ये करीब करीब जाएगा, करीब करीब 47,600 550 के ट्रैजेक्टरी में। वहाँ शॉर्ट कवर कर लीजिएगा अगर आपने कवर किए हैं। बट आशीष, अभी बैंक निफ्टी में कोई कन्विक्शन नहीं है। और एक बात बताऊँ मैं आशीष, ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डे है, आपका 50 डे में अलाइंड है 47,682 पे। अगर ये 47,500 600 के जोन को तोड़ता है तो ये सेकेंड हाफ के लिए बहुत पेनफुल इंडेक्स होगा, एक्सपायरी बिगड़ भी सकती है। तो इट विल बी ए कंट्रोल्ड फॉल टिल द टाइम ये 47,600 और 500 के ऊपर है। आशीष, कल इंडिया विक्स ने मूड सुधारा था, 14 दिन की लगातार तेजी के बाद ठंडा पड़ा था, आज वापस हरे में आ गया। यहीं से मूड बाजार का बिगड़ गया, और अब आज थोड़ी सी चैलेंजिंग एक्सपायरी हो सकती है और दिक्कत निफ्टी बैंक में आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब मार्केट बिग वॉइसेस की तरफ बढ़ा जाए, और आज उस कड़ी में ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। इनफैक्ट स्टूडियो में समय है मिहिर सर मेरे साथ। मिहिर सर, पहले तो वो मैं पढ़ रहा था ट्रस्ट म्यूचुअल फंड ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा एनएफओ के थ्रू मोबिलाइज कर लिया। सक्सेसफुल एनएफओ के लिए आपको खूब खूब बधाई। धन्यवाद। डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया क्या? हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं इस बाजार में गोरिल्लाज आपको आसानी से? बिल्कुल मिल रहे हैं। जैसे हमने प्रेजेंटेशन में बड़ी खूबी से एक्सप्लेन किया था, गोरिल्लाज हर मार्केट में, हर मार्केट कैप बकेट में मिलते हैं, और हमेशा मिलते हैं, क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट और वो ग्रोथ में हम पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। खैर कुछ ही दिनों की बात है जब मिहिर सर का अपडेट आएगा, डेटा का पता चल जाएगा गोरिल्लाज कौन कौन से इनके लिहाज से। लेकिन कौन सी की थीम्स हैं, क्या नजर आ रहा है? अब बड़ा इवेंट एक सामने खड़ा हुआ है, आप लोग फिर कोई थीम बेस्ड डिप्लॉयमेंट कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमने वेरी क्लियरली जब हमने एनएफओ किया था तो फिलॉसफी को एलैबोरेट किया था, और विद इन द फिलॉसफी 3 थीम्स हमने आइडेंटिफाई करी थी। तो एक तो है, एक प्रीमियम कंजम्पशन वाली थीम थी, और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जो डेमोग्राफिक्स के लिंक थी कि इनकम लेवल्स लोगों के बढ़ रहे हैं, और हायर इनकम लेवल्स की जो कैटेगरी का ग्रोथ है वो ज़्यादा है। तो प्रीमियम कंजम्पशन, फाइनेंशियल सेविंग्स के लिंक जो सेक्टर्स हैं उनमें हम काफ़ी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल एसेट क्रिएशन, क्योंकि अगर हमें 7-8% जीडीपी ग्रोथ दिखाना है, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ईयर आफ्टर ईयर,
तो कंजम्पशन से नहीं हो पाएगा। ये फिजिकल एसेट हमें क्रिएट करने ही पड़ेंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे रियल एस्टेट में हो। तो फिजिकल एसेट क्रिएशन एक बहुत बड़ा थीम है हमारे लिए। और थर्ड इज ये जो न्यू बिजनेसेस हैं, न्यू एज बिजनेसेस, B2C टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो बिजनेस नए मॉडल क्रिएट कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स को डिसरप्ट कर रहे हैं, वो कंपनीज पे भी हम काफ़ी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। ये प्रीमियम कंजम्पशन मतलब अपना वो के वाला मामला, के शेप रिकवरी, जहां जहां वो प्लेयर्स को बेनिफिट हो रहा है ना, ऐसे कुछ हुआ। बिल्कुल। फिजिकल एसेट क्रिएशन मतलब अपने लिए हो गया कोई इंफ्रा, कोई केपेक्स रिलेटेड स्टोरी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, बिल्कुल। और ये आपका टेक्नोलॉजी मतलब एक ऐसी एक लिस्टिंग हुई थी टीबीओ टेक, जिसको हाथों हाथ बाजार ने खरीदा। खैर ऐसे कई सारे डिस्ट्रप्टर्स हैं बाजार में जो रडार पे रखने, ये हैं वो इंटरेस्टिंग थीम्स जिस समय मीर सर दाव लगाते हुए, या ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की प्रेफर्ड आइडियाज। अच्छा मीर साहब आप आए हो और कल ही FM मुंबई आई हुई थी, वो बोल के गई कि एक्सचेंजेस को रेगुलेटर के साथ बातचीत करना चाहिए, कुछ डिसाइड करना चाहिए। रिटेल के लिए FNO थोड़ा सा खतरनाक होता जा रहा है, एक्सपोजर बहुत तगड़ा है, और इन्हीं लोगों तो रोज रोज हमारे लिए नए नए वो खोल नहीं है आवाम, रोज रोज नए नए इंडेक्सेस पे आप ट्रेड करो, एंजॉय करो। इसका मतलब जो FM का कहना है, इससे कुछ ओवर हीटेड लग रहा है क्या बाजार आप लोगों को? आप भी ऐसा मानते हो क्या? और रिटेल को इसका मतलब कुछ गाज गिरने वाली है कि FNO रिलेटेड हम रिटेल पे फिर से कुछ सख्ती होगी क्या, ऐसा होगा क्या? नहीं, देखिए रेगुलेटर ने तो काफ़ी स्टडीज भी पब्लिश किए हैं जिसमें 90% को लॉस होता है, 95% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अवेयर नहीं है, बट इसमें यही होता है कि देयर इज अ फाइन लाइन। एक तरफ आप डेरिवेटिव्स एक्सचेंज और डेरिवेटिव्स को प्रोत्साहन देंगे तो मार्केट में ऐसा होप है कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ने से मार्केट की मैकेनिज्म और एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरी तरफ आप बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेशन को इनकरेज करेंगे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देके, तो फिर ये होता है कि 90% लोग लॉस बनाते हैं। तो इसमें फाइन लाइन जो है वो मेरे ख्याल से रेगुलेटर और फाइनेंस मिनिस्ट्री को साथ में बैठ के डिसाइड करना चाहिए। ऐसा कोई गाज-वाज नहीं गिरेगी, ऐसा नहीं मानना। ऐसा कोई ड्रैकोनियन बड़ा कुछ सॉलिड मेजर लाएंगे एक साथ क्रैकडाउन करेंगे, ऐसी तो कोई बात लग नहीं रही मुझे। ये डिबेट है हमेशा, और 2-3 रिपोर्ट्स भी आपने रिसेंटली पढ़े होंगे कि इंडियन जो नोशनल ट्रेडेड वैल्यू है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई है, नंबर ऑफ ट्रेड्स वगैरह। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर ने नोटिस किया होगा, और जो जायज़ है वो करना चाहिए। ज़्यादा रीड थ्रू करने की जरूरत नहीं है, देखा जाएगा। आप DIS के पास तो बहुत पैसा है, आपके NFO भी हाथों हाथ लोग ले रहे हैं, ये FIs क्यों खींच रहे हैं पैसा? क्या डर सता रहा है, या हमसे ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट ग्लोबली दिख रहा है उनको, या कोई और दिक्कत है? हमसे ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट एक ही है एज ऑफ नाउ, वो US। तो फिर इस महीने मंथ टिल डेट 32-33 हजार करोड़ रुपए का माल छोड़ गए। क्योंकि ये जो है फंड फ्लो 2 वजह से विड्रॉ हो रहा है। ये इंडिया स्पेसिफिक विड्रॉल्स नहीं लग रहे हैं, इंडिया स्पेसिफिक रिडेम्पशंस नहीं लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो डेटा लग रहा है कि ग्लोबल फंड्स जो हैं, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स है, वहाँ से पैसा विड्रॉ हो रहा है। और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड में सारी मार्केट आ जाती है बड़ी बड़ी जो है। उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे लग रही है कि एक तो US की इकोनॉमी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी कर रही है, तो एक शिफ्ट टुवर्ड्स लोकल हो रहा है। और सेकंड इज इवन इंटरेस्ट रेट्स वाइज अगर देखें तो US के इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं, हाई लेवल्स पे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी, तो वहाँ इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट्स भी ज़्यादा है, और ग्रोथ भी ज़्यादा है। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि ग्रोथ और वैल्यूएशन का जो कंपटीशन है, तो मेरे ख्याल से इट्स इंडिया वर्सेस US। और इंडिया अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा नहीं है कि स्टैंड अलोन एक एसेट क्लास बन के बैठे रहे। तो जब ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड से पैसे विड्रॉ होते हैं तो उसमें से थोड़ा 10% जो हमारा वेट है वो इंडिया से भी विड्रॉ होता है। ये ग्लोबल विड्रॉल है, मुझे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है, ये हमारे इलेक्शन वर्डिक्ट है, ऐसा कुछ ज्यादा रीड थ्रू निकलने का? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखें तो FIS की भी पोजीशन जो है वो F&O में भी काफी घटी है। तो जो स्पेकुलेटिव पार्ट ऑफ FI है, जो F&O में काम करते हैं, नॉट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वो तो एनीवे पोजीशंस काट के बैठे हुए हैं। कब आएंगे वापस? देखिए फनी हंसने की बात ये है कि अगर आप फ्यूचर्स आउटस्टैंडिंग का स्टडी करें तो हमेशा टॉप पे FIS की होल्डिंग, FI की पोजीशन सबसे ज़्यादा होती है, और बॉटम में हमेशा FIS की पोजीशन सबसे कम होती है। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो आई डोंट थिंक हमें इनको इतना ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि दे आर ऑल्सो मोमेंटम प्लेयर्स फ्रैंकली, वो ट्रेडर की तरह बिहेव करते हैं। जो स्पेकुलेटिव FIs है, हेज फंड्स है, उनकी बात कर रहा हूँ। जो लॉन्ग टर्म वाले एसेट वगैरह से वो तो चलो ठीक है, अपने लॉन्ग टर्म व्यू लेके आते हैं, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म जो हम देख रहे हैं 2000 करोड़ 3000 करोड़ का जो नोशनल सेलिंग हो रहा है रोज, वो मेरे ख्याल से ये फास्ट मूविंग FIs हैं, उनको हम इग्नोर करें तो बेटर है। अच्छा, एक टॉपिक जो आमतौर पर छिड़ता नहीं, अपन US की बात करके रुक जाते हैं। आप लोग कंसर्न हो क्या जापान की इकोनॉमी को लेकर?
बैलूनिंग डेट को लेकर, रियन कैरी ट्रेड को लेकर जो कंफ्यूजन अब बढ़ता चले जा रहा है, थोड़ा सा कंसर्निंग है कि आप लोग नजर रखे होगा उस पर? सी कंसर्निंग ये है कि ग्लोबल वॉलेटिलिटी बढ़ती रहेगी और येन ऑफ कोर्स इज अ बिग फैक्टर, लेकिन चाइना का स्लो डाउन है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। एक दिन हमें लगता है कि चाइना इज कमिंग बैक ऑन अ ग्रोथ पाथ, तो मेटल्स बढ़ जाते हैं, यू नो, ऑल दोस ग्लोबल कमोडिटीज गो अप। दूसरे दिन लगता है नहीं चाइना की रिकवरी सस्टेनेबल नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये एक नैरेटिव बन जाता है चाइना का। दूसरे में हमें, जैसे आपने कहा, जापान इज अ बिग फैक्टर, येन कैरी ट्रेड, उसमें लगता है कि जापानीज येन इतना डिप्रिशिएट हो गया कि बैंक ऑफ जापान शायद क्रैकडाउन करेगी, तो मनी विड्रॉ हो जाएगी ग्लोबल मार्केट से। बट मुझे नेट ये लग रहा है कि ऑल पुट टुगेदर अगर हम 1, 2, 3 साल का व्यू लेके चलें तो इंडिया से बेटर कोई मार्केट है नहीं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। आज निकल एफआई को समझ में आ जाएगा, तो आना ही है। हम तो अब तो 30 साल हो गए एफआईएस को, हम तो सस्ते में माल देते भी नहीं किसी, हम बिल्कुल नहीं देते। और अब तो एक जो ग्लोबल फ्लो, डोमेस्टिक फ्लोज का जो एक सपोर्ट बन गया है, वो 10 साल पहले भी नहीं था। तो एफआईएस इंडिया में आना शुरू किए 30 साल पहले, और तब हम रोज सुबह उठ के देखते थे एफआईएस ने कितना बाई किया, एफआईएस ने कितना सेल किया। आप रिमेंबर करें कि लास्ट 1 साल में आपने कितनी बार फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ये चेक किया? एग्जैक्टली, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग तो नहीं करा। अच्छा, मेरे साथ शाम का क्या प्लान है आपका? जा रहे हो क्या मोदी जी के रोड शो में? टीवी पे तो बिल्कुल देखेंगे। उससे याद आया, अभी वीरू के पास चलते हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ सिनेरियो पेंटिंग वगैरह कर रखी है क्या? 400 पार हुआ तो क्या खरीदूंगा, 350 400 पे रुक गया तो क्या खरीदा, ऐसा कुछ करते हो क्या आप लोग एक्सरसाइज? एक बेस केस लेके चल रहे हैं कि बेस केस है कि कोई ऐसा बड़ा शॉक नहीं आएगा। अभी विद इन दैट आउटकम देयर आर ऑफ कोर्स। तो ये जो विक्स भाग रहा था, ये बहुत पिट गया था, इसीलिए सिर्फ बाउंस बैक कर गया। बहुत ज्यादा पिट गया था। मैंने हमारी वॉलेटिलिटी बिकेम लोअर देन डेवलप्ड मार्केट वॉलेटिलिटी, तो वो ज्यादा उस तरह का रबर बैंड स्ट्रेच हो गया था, बहुत ज्यादा लो हो गया था, तो नॉर्मलाइज हो गया। एंड देखिए, कोई ऐसा इवेंट आना होता है तो हमेशा इन्वेस्टर्स जो है प्रोटेक्शन तो बाय करते ही हैं, और जब प्रोटेक्शन बाय करना होता है तो विक्स थोड़ा बढ़ता ही है। तो उसमें मुझे ऐसा कुछ डिस्ट्रप्टिव फैक्टर लग नहीं रहा है। हमारा बेस केस यही है, जैसे आपने कहा, हमारा नया फंड जो हमने रेज किया है वो ऑलरेडी हम लोग डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। वी आर नॉट वेटिंग फॉर ऐसा कोई इवेंट के उसके बाद ही करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग डिप्लॉयमेंट चालू है। तो मेरे ख्याल से एक रेंज ऑफ आउटकम्स है, बट रेजिम चेंज वाला आउटकम हम लोग बिल्ट इन नहीं कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। वीरू, मेरे से पूछ रहे थे वीरू कहाँ है? नहीं, मैं आप लोगों की मंत्रणा इतनी अच्छी चल रही थी, मैं स्टूडियो में जो इतनी अच्छी बात चल रही थी उसको सुन रहा था बैठ के, गया कहीं नहीं, मैं कार्यक्रम में ही मौजूद हूँ। अच्छा, बाकी सारे मुद्दों पे मिहिर जी बात हो ही चुकी है। इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, आई थिंक जो भी इस इलेक्शन का आउटकम होगा, बाजार की अपनी स्ट्रेंथ होती है, बाजार अर्निंग्स को चेस करता है। ये बीता हुआ अर्निंग सीजन आपको सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किस स्पेस में देके गया, जो आपकी बाइंग लिस्ट में, एडिशन की लिस्ट में सबसे ऊपर अपीयर हो रहा है इस वक्त? देखिए, रिजल्ट्स अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स इन जनरल अच्छे आए हैं। एफएमसीजी में एक मिक्स बैग है, दो कमेंट्री थोड़ी पॉजिटिव देने का, फॉर द फर्स्ट टाइम कमेंट्री थोड़ी अच्छी आ रही है फ्यूचर वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में। लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी सरप्राइज है कैपिटल गुड्स वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड वाले सेगमेंट है, उसमें मार्जिन्स और ऑर्डर बुक के काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स दिखे हैं हमें। तो ये जो हमारी जो थियरी है कि एक इन्वेस्टमेंट लेड साइकिल चलेगी, वो मेरे ख्याल से एक हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं 1-2 क्वार्टर से कि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स का मोमेंटम है वो बरकरार है और बिल्ट इन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से मार्जिन्स अब जाके लग रहा है कि स्टेबलाइज हो गए हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारी कंपनीज ने अभी भी अच्छे मार्जिन्स इंप्रूवमेंट दिखाए, खास करके ऑटो में, कंज्यूमर्स, ड्यूरेबल्स वगैरह में। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लग रहा है मार्जिन स्टेबल होगा और वॉल्यूम पिकअप होगा, तो एक अच्छी सस्टेन्ड रिकवरी हम बाजार में देख सकते हैं फ्रॉम द अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अच्छा, दूसरी बात मिहिर जी, चाहे वो अगर जब आपको ग्लोबल सेटअप खेलना होता है, जब आप ग्लोबल सेटअप की बात करते हैं तो 2 सेक्टर्स जहन में आते हैं, आईटी, मेटल्स सबसे पहले आपके जहन में आते हैं। मेटल्स एट ऑल टाइम हाई और निफ्टी आईटी की स्थिति क्या है, एंड स्पेशली आफ्टर द आई थिंक दिस क्वार्टर, आप जानते ही हैं, आई मीन बहुत वीक। बेटर क्या है इस वक्त चेस करना, या फिर किस में मोमेंटम परसिस्ट करेगा अगले 6 महीने में? अभी भी आईटी पे हमारा व्यू अंडरवेट ही रहा है, नेगेटिव ही रहा है काफ़ी टाइम से।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो हमने 2 साल की एक बंच्ड अप आईटी स्पेंडिंग देखी ग्लोबली, खास करके कोविड के लिंक, वो एक वन टाइम इवेंट थी। मुझे नहीं लग रहा है कि जो आईटी की ग्रोथ रेट है, आईटी सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ, न्यू एज कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आईटी सर्विसेज खास करके प्री कोविड का जो ग्रोथ था वो करीबन हाई सिंगल डिजिट्स, लो डबल डिजिट वाला ग्रोथ था। आई थिंक वी आर बैक टू दैट ओरिजिनल ग्रोथ रेट। सो ऐसी कोई एक्सीलरेटेड ग्रोथ मुझे दिख नहीं रही है। और जब हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ज़्यादा विश्वास है और हमें लग रहा है कि डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगे, तो आईटी में फिर हम अंडरवेट रहेंगे। और मेटल्स की बात करें तो ये एक बड़ा कॉल आई थिंक चाइना पे हो जाता है कि चाइनीज़ रिकवरी सस्टेनेबल है कि नहीं, वो हम डिसाइड करके मेटल्स पे कॉल लेंगे। अच्छी बात यह है कि लॉट ऑफ आवर मेटल कंपनीज हैव गॉन विथ कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स अच्छे दिख रहे हैं। तो मेटल प्राइसेस और मार्जिन अगर स्टेबल भी रहेंगे तो भी बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ हम अर्निंग्स ग्रोथ देख सकते हैं। तो उस तरह का व्यू लेके, वॉल्यूम ग्रोथ का व्यू लेके हम मेटल्स कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अंडरवेट मतलब पैसा डाल रहे हो, कम डाल रहे हो, ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि कंफ्यूजन अभी है। कई बार क्या होता है कि सेक्टर का वेट सपोज 15% है, बेंचमार्क में है, तो आप जीरो नहीं करोगे उसको, आप शायद थोड़ा बहुत खरीद लोगे, कम रखेंगे, 5% रखेंगे, 10% रखेंगे। हाँ, क्योंकि जितनी टाइमलाइंस बाजार ने मानी थी फेड के एक्शन की कि दरें घटाएगा, सारी हेवायर जाती जा रही है। साल की शुरुआत में होना था, अब तो लग रहा है साल के एंड तक कुछ नहीं होने वाला। खैर मीर सर, हमेशा मजा आता है आपसे बातचीत करके, थैंक यू सो मच। हम सब आपके बढ़िया गोरिल्ला स्टॉक से डिप्लॉयमेंट का इंतजार कर रहे हैं, हम में से कई लोग ऑफिस में भी। बढ़िया थैंक यू सो मच। इस नोट पर अच्छा कुछ बढ़िया एक्शन वाले स्टॉक्स दिखाता हूं। उस बीच नीरज वाजपेयी आपको जुड़ेंगे तो आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करने में मदद करेंगे। आज सीमेंस की चर्चा हो रही थी, स्ट्रॉन्ग नंबर्स और वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन पे वायदा का टॉप गेनर 7%। पहले लगा था ठंडा पड़ रहा है, पर अब मोमेंटम पिकअप कर लिया। रचना जी जरा क्विकली सीमेंस देखिएगा चार्ट। जी, सीमेंस को मैं देख ही रही थी, उसी को स्टडी कर रही थी इनफैक्ट। और यहाँ पे थोड़ा ओवर स्ट्रेचिंग जरूर है, तो जिन्होंने ऑलरेडी एंटर करी उनको अपना एसेट जो है ट्रेल करके 7050 पे रख देना चाहिए और पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। पूरे चांसेस है कि फर्दर ऊपर जाएगा, लेकिन अगर फ्रेश एंट्री आप ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और आपको अगर मल्टी डे के लिए एंट्री चाहिए तो थोड़ा आपको इसको कूल डाउन होने देना पड़ेगा, बट इफ यू ऑलरेडी देयर तो स्टे विद इट। इस बीच निफ्टी एट डे लो 22,168। अगर आपने शॉर्ट के और क्लासिकल 20 डे रिवर्सल के कॉन्सेप्ट पे काम किया होता तो क्या ट्रेड मिला, इवन उस फर्स्ट क्लस्टर के रिजेक्शन के बाद क्या ट्रेड मिला। वी आर ए डे लो, लेकिन मैं कंसर्न हूँ इस वक्त निफ्टी बैंक को लेकर। हमारे पास कोई भी जरा प्लीज़, सुबह एक वो कॉम्बो था ICICI बैंक और SBI का, जो कि HDFC बैंक की वीकनेस को थोड़ा सा आई थिंक कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा था, बट एज ऑफ नाउ वो भी नहीं है। ICICI बैंक का डे लो। याद रखिएगा निफ्टी बैंक ने अभी अभी अपने ट्रेड करना शुरू कर दिया है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। आज एक्सपायरी डे है 47,500, 47,600। क्या है मतलब? 47,500 पुट राइटर, 47,600 50 डे में। ये 100 पॉइंट अगर ख़राब हुए या टूटे तो ये बैंक निफ्टी का सेटअप फॉर एक्सपायरी डे काफ़ी ख़राब हो जाएगा, जो कि अभी तक का ये फॉल रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड है, मतलब कंट्रोल्ड फॉल है। ये और ख़राब हो सकता है अगर 47,500 की ट्रेजेक्टरी टूटे। तो आशीष, वो क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल, उसने अपना काम बखूबी किया। डॉट वहाँ से 150 पॉइंट साफ। बिल्कुल सही है। चलिए अपन एक काम करें, वीरू कह रहे थे मजा आ रहा है बहुत, तो 10 के दमदार ट्रेड्स तो हो गए बढ़िया से। अब अपन उतरते हैं अगले शो में। क्या नाम है डायरेक्टर साहब? ट्रेडर्स हॉटलाइन।